हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज अपनी नई रिकॉर्डिंग्स को। ये जो रिकॉर्डिंग्स होने जा रही है दोस्तों, दिस इज फॉर योर 2021 एग्जाम्स। और आप लोगों को दोस्तों कल की क्लास में मैंने सेक्शन 7 कंप्लीट करा दिया था, राइट। मैंने जितने अमेंडमेंट्स आए थे दोस्तों वो भी आप लोगों को बता दिए थे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। 3 नए नोटिफिकेशन दोस्तों कल मैंने आप लोगों को क्लास में बताए थे। एक बार अपन फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बताई थी जिनको नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिन्हें आपको सप्लाई नहीं मानना है दोस्तों। इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। और दोस्तों उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी व्हीकल हो, वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, है ना, कोई भी ट्रेलर हो, कोई भी ट्रक हो, अगर उसका आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजेंगे तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप उसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भेजते हो तो रिपेयर मेंटेनेंस करना जरूर सप्लाई है, लेकिन जब आप उसको वहां सेंड करोगे इट इज नॉट अ सप्लाई। हाँ, अगर आप उसको फर्दर सप्लाई के लिए, बेचने के लिए सेंड कर रहे हो तो माय डियर फ्रेंड्स हम उसको सप्लाई मानेंगे। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे मारुति कंपनी है, टाटा कंपनी है डियर, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से गाड़ी को डीलर के पास भेजती है आगे फर्दर सप्लाई करने के लिए। तो जब आप डीलर के पास भेजते हो डियर, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। या कई बार ऐसा होता है एक डीलर अपने दूसरी ब्रांच को गाड़ी वहां से रवाना करता है फॉर द रीजन ऑफ सप्लाई, फर्दर सप्लाई, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आज आपको क्लियर करना चाहूंगा। देयर आर सम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये भी कल डिस्कस हो गए थे। एल्कोहलिक लिकर पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है डियर, वो एल्कोहलिक लिकर के लिए लाइसेंस देती है, लाइसेंस। तो ये जो लाइसेंसिंग होती है इट इज अ सर्विस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एल्कोहलिक लिकर के केस में जब भी स्टेट गवर्नमेंट, जब भी वहां की लोकल अथॉरिटी कोई भी लाइसेंस देगी तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ये बात भी नोटिफिकेशन में आपको ऑलरेडी बता रखी है। यस सर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट और भी बहुत सारे लाइसेंसिंग देती है। वो माइनिंग राइट का लाइसेंस देती है। तो जो अदर लाइसेंस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, इट इज ऑलवेज सप्लाई। दिस नोटिफिकेशन इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एल्कोहलिक लिकर। ध्यान रखिएगा इस बात का। जीरो रेटेड सप्लाई में मैंने एक बात बोली थी, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट को बोलते हैं, सेज को देना जीरो रेटेड बोलते हैं। दोस्तों कल के वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। इससे पहले भी डियर हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं, हमारी क्लासेस का टेस्ट चेक कर सकते हैं। मैं जो भी नोट्स आपको लिखा रहा हूं डियर वो सब कॉन्सेप्चुअल नोट्स हैं, आपको अपने रजिस्टर में नोट करने हैं, राइट। आपको चीजें रटनी नहीं है दोस्तों, उसको राइटिंग करना है। जब राइटिंग करते हो माइंड तक मैसेज जाता है, चीजें याद होती हैं। दोस्तों जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर मैंने एक बात बोली थी, कोई भी गुड्स अगर इंडिया के बाहर जा रहा है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीबिशन, तो अभी उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ कि हम उसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तो वो एवं ही जा रहा है। एवं ही मतलब विदाउट कंसीडरेशन जा रहा है। जब वहां सामने वाले को पसंद आ जाएगा भाई तब सप्लाई माननी चाहिए, अभी थोड़ी वो सप्लाई है। तो दोस्तों जो चीज सप्लाई ही नहीं है, जो चीज सप्लाई ही नहीं है तो आप उसको जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं बोल सकते। ये सारी बातें मैंने बताई थी। एक लास्ट पॉइंट दोस्तों कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपसे, जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होते हैं, टेंपल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारे होते हैं दोस्तों, वहां पर डोनर्स की लिस्ट लगी हुई होती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो जो डोनेशन होता है डियर, उनका नाम और जो अमाउंट उन्होंने डोनेट किया है वो सारी बातें वहां पर मेंशन्ड की हुई होती है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या वो चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विस दे रहे हैं? नहीं दोस्तों, इट इज ओनली ग्रेटिट्यूड। सामने वाला डोनेशन देता है, आप उसका ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, आप बता रहे हो भाई ये बहुत अच्छा डोनर है, देखो इसने कितने पैसे दिए। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, इट इज नॉट एडवर्टीजमेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट पब्लिसिटी। हाँ, लेकिन अगर कमर्शियल गेन होता है, अगर किसी बंदे को डोनेशन देने से, उसके नाम को लिखने से उसको कमर्शियल बेनिफिट मिलता है, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये सारी बातें दोस्तों कल मैंने आप लोगों को क्लास में बता दी थी और सेक्शन 7 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में डियर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं,
उससे पहले दोस्तों हम सेक्शन 8 को कंप्लीट करेंगे और फिर हम क्वेश्चन बैंक पर आएंगे और मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है उसको अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना स्टार्ट करो। निकाल लीजिए अपनी कॉपी और लिखना स्टार्ट करो दोस्तों, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं मार्क्स मिलेंगे नहीं। जब तक लिखोगे नहीं मार्क्स मिलेंगे नहीं। केवल थोरली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। 3 घंटे वहां परफॉर्म करना पड़ेगा दोस्तों। कितना भी पढ़ लो वो 3 घंटे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 3 आवर्स में आपका परफॉर्मेंस काम करता है। सो प्लीज राइट डाउन योर नोट्स, बनाइए, पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चंस करिए, चीजें याद होती हैं। मैं गारंटी देता हूं डियर, चीजें आपको याद होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। प्लीज सबसे पहले टॉपिक नोट कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं? कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, जो कि इन एंटायर जीएसटी आप लोगों के काम आने वाला है। इन वेरियस क्वेश्चंस डियर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के काम आने वाला है। और नोट कर लो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 8। ये आप लोगों को सेक्शन 8 में दिया गया है। व्हाट इज कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ये बात आप लोगों को सेक्शन 8 में बताई गई है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कंपोजिट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? दोस्तों कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार नोट डाउन करना शुरू करो। इट कंप्राइजिंग 2 or more supplies, one of which is a principal supply. One of which is a principal supply shall be treated as supply of such principal supply and my dear friends, स्टार लगा के लिखिएगा, नेचुरली बंडल्ड, और सेकंड स्टार लगा के लिखिएगा वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, है ना। और प्रिंसिपल जो सप्लाई होती है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। देखो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रिंसिपल सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट्स प्रीडोमिनिएंट, ये वो कीवर्ड्स हैं दोस्तों जो आप लोगों को यूज करने हैं इन योर एग्जाम्स। एलिमेंट, प्रीडोमिनिएंट एलिमेंट and any other supply is ancillary. तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है दोस्तों? देखिए ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट है क्या। बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स की सप्लाई ऐसी होती है जो इन अ बंडल होती है दोस्तों। इट इज इन अ बंडल्ड फॉर्म। बंडल्ड का मतलब क्या होता है? वन और मोर सप्लाईज, आई रिपीट, वन और मोर सप्लाईज गिवन इन अ बंडल, इन अ पैकेज। देयर इज अ सिंगल प्राइस माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ सिंगल प्राइस, but it is given in a bundled form. There is not only one supply, there are various elements of supply, but it is merged, it is given in a package form, my dear friends.
उसे पैकेज फॉर्म में दिया जाता है। तो जब कोई सप्लाई पैकेज फॉर्म में दी जाती है, जब कोई सप्लाई पैकेज के फॉर्म में दी जाती है तो उसको बंडल बोलते हैं। अब प्रॉब्लम इज दैट, सपोज करो डियर, हम कोई गुड्स कोई सर्विस परचेज करने गए, राइट। अब उसके अंदर दो तरह के गुड्स हैं, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। एक्स पर रेट लग रही है 10%, वाई पर लग रही है 18%, और हमें ये पूरा एज ए पैकेज दिया गया 5000 रुपीज में, राइट। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार हम इसको प्रोडक्ट एक्स बोलें या हम इसको प्रोडक्ट वाई बोलें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम एक्स बोलेंगे तो 10% लगेगा, अगर हम वाई बोलेंगे तो 18% लगेगा। तो अब 5000 रुपया है जो एक सिंगल प्राइस है, तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि हम करें क्या। तो दोस्तों यहां आपको सेक्शन 8 लगाना पड़ेगा, यहां आपको सेक्शन 8 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है डियर, किसी बंडल में गुड्स भी होता है, किसी बंडल में सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन उनका सेपरेट प्राइस नहीं होता है, इट इज गिवन इन अ बंडल्ड फॉर्म। तो क्या करें? तो दोस्तों लॉ ने बोला कि सबसे पहले आप ये देखो कि दैट इज अ कंपोजिट सप्लाई। सर कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? दोस्तों कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है इट इज नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली का मतलब है कि वो जो बंडल आपके सामने है, वो जो प्रॉब्लम, वो जो क्वेश्चन आपके सामने है, उसके अंदर जो आपको पैकेज दिया गया है, इट इज नेचुरली बंडल्ड। मतलब मार्केट की एक पॉलिसी है, मार्केट की एक थीम है कि ये जो सप्लाई दी जाती है वो ऐसे ही फॉर्म में दी जाती है। अच्छा, अगर चलो नेचुरली बंडल प्रूव भी हो गया तो आप उसको कौन सी सप्लाई मानोगे? तो दोस्तों मैं बता दूं, एज पर लॉ आपको उसे प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि वो जो पैकेज है उसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है। तो जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगी, हम उस पूरे बंडल को, हम उस पूरे एंटायर पैकेज को जब क्लासिफाई करेंगे, जब हम उस पर रेट ऑफ जीएसटी लगाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, और दोस्तों उसी प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग हम उस पर जीएसटी का कंप्यूटेशन करेंगे। सर प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है? प्रिंसिपल सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट्स प्रीडोमिनिएंट एलिमेंट। उस पूरे पैकेज में देखना पड़ता है भाई प्रीडोमिनिएंट एलिमेंट कौन सा है। अच्छा, बाकी सप्लाई एंसिलरी होती है। सर एग्जाम्पल देकर बताओ। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, और आप इन एग्जाम्पल्स को भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डियर जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आप भूल जाओगे, मुझे पक्का पता है। तो आप यहां पर एग्जाम्पल जरूर लिख लो, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं और क्यों हम सेक्शन 8 को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एवरीथिंग अच्छे से क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आपको रजिस्टर कॉन्सेप्ट बनाकर जब लिखते हो तो कितना मजा आता है, ये बात मुझे जरूर बताइए दोस्तों, है ना। मुझे जरूर बताइए दोस्तों, आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल नोट करो भाई, एक बार एग्जाम्पल नोट करो। एग्जाम्पल में लिखो मिस्टर ए, मिस्टर ए इंटर्ड, मिस्टर ए एंटर्ड मिस्टर ए एंटर्ड विद XYZ लिमिटेड, है ना। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? फॉर सप्लाई, फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड, रेडीमेड शर्ट्स, रेडीमेड शर्ट्स, पैक इन डिजाइनर बॉक्स, पैक इन डिजाइनर बॉक्स एट XYZ लिमिटेड। एक चीज और लिखो, मिस्टर ए वुड ऑल्सो गेट, मिस्टर ए वुड ऑल्सो गेट them insured, insured during transit
ड्यूरिंग ट्रांजिट, और नेक्स्ट पॉइंट लिखो सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटीरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज अ कंपोजिट सप्लाई, but supply of goods is a principal supply. Supply of goods is a principal supply. दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि इट इज कंपोजिट सप्लाई और नॉट? दोस्तों कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है नेचुरली बंडल्ड। कोई भी चीज जब इन्हें पैकेज और इन्हें बंडल्ड फॉर्म दी जाती है तो यह देखा जाता है कि क्या ये सब चीजें नेचुरल है, क्या मार्केट की पॉलिसी है, क्या मार्केट में ऐसा होता है, जैसे लोग बोलते हैं ना ऐसा तो होता ही है, जस्ट लाइक दैट। सपोज करो डियर मिस्टर ए ने XYZ लिमिटेड से बोला भाई जरा मुझे रेडीमेड शर्ट्स बना के दे, रेडीमेड शर्ट, और इसको बढ़िया से डिजाइन बॉक्स में पैक करके देना भाई, और जरा इसका इंश्योरेंस वगैरह सब करा के देना, मेरी प्रीमाइस पर पहुंचाना। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, सारे शर्ट XYZ लिमिटेड के यहां से बनकर बकायदा बॉक्स में पैक होने के बाद, इंश्योरेंस होने के बाद मिस्टर ए के पास आएंगे, तो मिस्टर ए से जब XYZ लिमिटेड चार्ज लेगा तो वो तो एवरीथिंग को इंक्लूड करके लेगा। सपोज अपन एक प्राइस रखते हैं यहां पर, सपोज इट इज 1000 पर पीस, तो इस 1000 में डियर शर्ट का भी कीमत है, उसके बॉक्स का भी कीमत है, उसमें जो इंश्योरेंस की कॉस्ट लगी है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन 1000 माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं हम उस सप्लाई को क्या बोलें? हम उसको शर्ट की सप्लाई बोले, हम उसको बॉक्स की सप्लाई बोले, हम उसको इंश्योरेंस सर्विस बोले, हम क्या बोलें दोस्तों? अच्छा दोस्तों ये मार्केट पॉलिसी है, जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बॉक्स में पैक करके ही भेजते हैं, इंश्योरेंस भी कराकर भेजते हैं डियर, जिसको ट्रांजिट इंश्योरेंस बोलते हैं। तो दोस्तों इट इज नेचुरल बंडल, इट इज नेचुरल बंडल। तो आपको इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या नजर आती है? सर हमको इसमें प्रिंसिपल जो सप्लाई है वो शर्ट नजर आती है। तो दोस्तों हम इस पूरी सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सप्लाई ऑफ शर्ट बोलेंगे, राइट? और जो शर्ट की जीएसटी रेट है वो पूरी 1000 पर हम लगाएंगे। तो दोस्तों इट इज नेचुरली बंडल्ड। सर वन मोर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं। ये आप लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिखा, दूसरा एग्जाम्पल भी नोट कर लो। सपोज करो अ कंज्यूमर बाय टीवी सेट। ओहो, कंज्यूमर ने टीवी सेट खरीदा along with वारंटी, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, है ना? एक बार नोट कर लो, इट इज ऑल्सो कंपोजिट सप्लाई। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप जब मार्केट से टीवी खरीद के लाते हो, आप जब मार्केट से मोबाइल खरीद के लाते हो, स्मार्टफोन, तो उसके साथ वारंटी आती है, उसके साथ चार्जर आता है, टीवी के साथ भी वारंटी आती है, 1 साल 2 साल वारंटी पीरियड होता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये आपको फ्री वारंटी देते हैं? दोस्तों इस जमाने में फ्री कुछ भी नहीं है, इस जमाने में फ्री कुछ भी नहीं है भैया, हर बात का पैसा लगता है, हर बात का पैसा लगता है। आप जब टीवी खरीद के लाते हो, सपोज इट इज 40,000 एलईडी टीवी, तो 40,000 में वारंटी चार्ज इंक्लूड है, रिमोट का पैसा इंक्लूड है, मोबाइल खरीद के लाओगे चार्जर का पैसा इंक्लूड है, बैटरी का पैसा इंक्लूड है। दोस्तों मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब आप टीवी खरीद के लाए तो क्या आप शॉपकीपर को ऐसा बोल सकते हो भैया मुझे वारंटी नहीं चाहिए, मुझे रिमोट नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए? लेना पड़ेगा भाई, इट इज अ कंप्लीट पैकेज।
अब मुझे ये बताओ डियर, 40,000 रुपए का एलईडी टीवी आप परचेज करके लाए हो, 40,000 रुपीज का एलईडी टीवी आप परचेज करके लाए हो। अब आप इसको टीवी बोलोगे, इसको वारंटी बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको? तो दोस्तों इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज नेचुरली बंडल्ड। सारी टीवी कंपनी ऐसे ही बेचती है, सारी मोबाइल कंपनी पूरा पैकेज देती है आपको। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज नेचुरली बंडल्ड। तो नेचुरली बंडल्ड है तो दोस्तों फटाफट से सोच के बताओ आपको इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या लगती है? सर टीवी इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, रिपेयर मेंटेनेंस थोड़े प्रिंसिपल सप्लाई है। यस, वेरी नाइस। तो आप यहां पर नोट करेंगे सप्लाई ऑफ टीवी इज प्रिंसिपल। जो सप्लाई ऑफ टीवी है वो दोस्तों प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है। लेकिन जो वारंटी है, वारंटी, जो मेंटेनेंस सर्विस है, जिसको आप लोग मेंटेनेंस सर्विस बोलते हो, वो एंसिलरी है। वो क्या है दोस्तों? एंसिलरी है। तो आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस सर। सर वन मोर एग्जाम्पल, एक और लेते हैं। दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल आपके स्टडी मटेरियल से कवर्ड है, ICAI के। कोई भी चीज मैं मन से नहीं पढ़ा रहा हूं, एवरीथिंग इज टोटली कवर्ड। बस मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट नोट्स बनवा रहा हूं, मैं आपको वो सारे कीवर्ड लिखा रहा हूं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, राइट? इसी से मार्क्स मिलेंगे डियर। थर्ड पॉइंट, ट्रैवल टिकट। ट्रैवल टिकट दोस्तों, हमने ट्रैवल टिकट बुक कराया, कहां से कहां के लिए? फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। चांदनी चौक टू चाइना नहीं, मुंबई से दिल्ली के लिए। मुंबई से दिल्ली के लिए हमने ट्रैवल टिकट बुक कराया, राइट? सर उसमें क्या क्या था बताता हूं। इंक्लूड, क्या क्या था उस टिकट में? इंक्लूड्स सर्विस ऑफ फूड। दोस्तों उसमें सर्विस ऑफ फूड था, बीइंग सर्व ऑन बोर्ड, फ्री इंश्योरेंस एंड यूज ऑफ एयरपोर्ट लॉन्च। दोस्तों जब आप ट्रैवल टिकट बुक कराते हो तो कई बार उसमें ऑन बोर्ड सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, आपका इंश्योरेंस भी होता है, भाई कहीं लटक नहीं जाओ। उसमें एयरपोर्ट का लॉन्च भी होता है जहां पर आपको छोटा मोटा सारा फैसिलिटी मिलता है। तो मुझे बताओ दोस्तों ये कंप्लीट पैकेज होता है। अब आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बोलोगे? आप इसको खाने पीने की सर्विस बोलोगे? क्या बोलोगे आप इसको? एक बात बताओ दोस्तों, आप जब एयर ट्रैवल टिकट बुक कराते हो तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई आपको क्या नजर आती है? सर हवाई यात्रा करना, जाना कहीं पर, दिस इज प्रिंसिपल। क्या हम खाना खाने के लिए एयर ट्रैवल टिकट बुक कराते हैं? खाना तो कहीं भी खा सकते हैं भाई। क्या हम लॉन्च में बैठने के लिए एयर ट्रैवल टिकट बुक कराते हैं? नो माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट इज प्रिंसिपल सप्लाई? व्हाट इज प्रिंसिपल सप्लाई? तो आप नोट करो यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई है, राइट? बिल्कुल सही बात है सर। इट इज कॉल्ड प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। दोस्तों ये प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है। क्या है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। अच्छा बाकी जितने भी हैं, ऑल अदर सप्लाईज आर एंसिलरी। ऑल अदर सप्लाईज आर एंसिलरी। तो जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। बाकी जितनी भी सप्लाई है उसको हम बोलेंगे एंसिलरी, है ना? तो ये जो कंप्लीट पैकेज है एयर ट्रैवल का, इस पे जब जीएसटी लगेगा तो वो जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाली रेट है ना दोस्तों, वो एप्लीकेबल होगी। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। यस, कह दो हवाओं से अपनी औकात में रहे, कह दो हवाओं से अपनी औकात में रहे। हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं।
दोस्तों अपना हौसला बनाए रखिए, आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आप वैसे करते जाओ जैसा जैसा मैं आपको कहता जाऊं। राइट? ओके सर, बहुत बढ़िया। वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट समझ लो भाई, एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे माई डियर फ्रेंड्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज आर classic examples of composite supply, कंपोजिट सप्लाई। लेकिन दोस्तों यहां आपको लिखना पड़ेगा आइडेंटिफाई बोथ एज सप्लाई ऑफ सर्विस, और एक बार ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा शेड्यूल नंबर 2। दोस्तों जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो क्या वहां पर कढ़ाई पनीर में केवल पनीर का पैसा होता है? नो, वहां पर सर्व करने का भी पैसा होता है। जब वेटर आपके पास आता है, मे आई हेल्प यू सर, धीरे धीरे म्यूजिक चलता है, कैंडल लाइट डिनर होता है, माहौल बनता है डियर, माहौल, उसके भी पैसे इंक्लूड होते हैं कढ़ाई पनीर में। जब भी तो कढ़ाई पनीर 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया तक होता है भाई। ऐसा क्या है उसमें? एम्बियंस का पैसा इंक्लूड होता है। जब आप सीसीडी में कॉफी पीते हो तो क्या वो कॉफी का कॉस्ट होता है? ना, एसी, म्यूजिक, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, वो सब इंक्लूड होता है। इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स, है ना। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर रामलाल कॉन्ट्रैक्टर हैं, विद मटेरियल डियर सर्विस देते हैं। आजकल डियर बहुत सारे काम विद मटेरियल होते हैं, लेबर भी उनकी होती है, मटेरियल भी उनका होता है। 1 करोड़ रुपए में आपको पूरा बिल्डिंग बना के देंगे। राइट? इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई, जिसमें मटेरियल भी इंक्लूड है, गुड्स भी इंक्लूड है, सर्विस भी इंक्लूड है। अब हम क्या करें? तो दोस्तों यहां माइंड मत लगाना, यहां माइंड मत लगाना, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब शेड्यूल 2 पढ़ाया था तो वहां साफ लिखा था कि भाई इनको ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस मानो। इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा, जबरदस्ती है। तो यहां पर तो देखो सर्विस ही मानना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली डियर जब जब कंपोजिट सप्लाई के एग्जांपल्स आएंगे आपके सामने तो आप वहां लिखेंगे एज पर सेक्शन 8, एज पर सेक्शन 8 इट इज अ कंपोजिट सप्लाई and it should be treated as what is the principal component। ये सब बातें डियर वहां आपको लिखनी पड़ेगी। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों कि सर हमें कैसे पता चले कि इट इज नेचुरल बंडल और नॉट, ये नेचुरल बंडल है या नहीं है, ये कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है, कैसे पता चले ये? तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताता हूं और आप फटाफट से दोस्तों इसको लिखना शुरू करो। और आप यहां पर लिखना शुरू करेंगे, डिटरमाइन सर्विसेज आर बंडल्ड इन द ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस। डिटरमाइंड सर्विसेज आर बंडल्ड इन द ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस। कैसे पता चलता है भाई कि ये ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं है, कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है? कैसे पता चलता है? जो चीज नॉर्मली होती है इट इज अ ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस, कैसे पता चलता है? सबसे पहली चीज होती है दोस्तों, नोट करो, परसेप्शन, परसेप्शन। दूसरी चीज होती है दोस्तों मेजोरिटी, मेजोरिटी। मेजोरिटी बोले तो जैसे आप 2 एग्जाम्पल नोट कर लो, समझ में आएगा। मेजॉरिटी, बंडल ऑफ
catering, bundle of catering on board, and transport by air is a bundle offered by majority of airlines, है ना। एक और एग्जाम्पल नोट करो डियर, स्टार लगा के, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मेरा बहुत देर से मन भी कर रहा था ये एग्जाम्पल बताने का, आ ही गया डियर, लिख लो। सर्विस ऑफ स्टे इन अ होटल, सर्विस ऑफ स्टे इन अ होटल is often combined with a service or laundering of 3 or 4 items of clothing free of cost per day। सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज होती है डियर परसेप्शन। देखना पड़ता है लोगों का परसेप्शन क्या है, लोग उसको किस फॉर्म में चाह रहे हैं। जो पैकेज नॉर्मली बाजार में चल रहा होता है, उसकी एक प्रैक्टिस होती है, उसे एज ए बंडल देना पड़ता है, तो इससे पता चलता है डियर कि इट इज ए नेचुरल बंडल, और हमें वहां पर जो चार्जेबिलिटी करनी है वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सप्लाई करनी है। दूसरी बात होती है दोस्तों मेजॉरिटी। मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, दोस्तों, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने देखा होगा जब हम एयर ट्रैवल करते हैं, जब हम एयरलाइंस में यात्रा करते हैं दोस्तों, तो वहां पर केवल ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होता है, खाने पीने का सामान भी दिया जाता है ऑन बोर्ड। और ऐसा काम कोई एक एयरलाइन नहीं करती है, पूरे मार्केट का प्रैक्टिस है डियर। तो मैं बता दूं दोस्तों, इट इज अ ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस, और जो चीजें ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस होती है उसे ही हम नेचुरल बंडल बोलते हैं, उसे ही हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, और वहां पर प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग हमें जीएसटी कैलकुलेट करना होता है। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को यहां पर समझ गए होंगे। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स सीबीआईसी के कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स भी हैं, और ये जो सीबीआईसी के सर्कुलर्स हैं दोस्तों, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम कंपोजिट सप्लाई की बात करते हैं। और मैं वो सारे इंपॉर्टेंट सर्कुलर विद की पॉइंट्स आपको नोट करवाने वाला हूं। आप इनको एक बार नोट कर लो दोस्तों, बड़े काम की चीज है। सबसे पहली बात लिखिए, सबसे पहला जो सर्कुलर है वो मैं आपको नोट करवाता हूं। इन केस ऑफ सर्विस ऑफ कार्स involving supply of both गुड्स का मतलब ब्रैकेट में लिख लो स्पेयर पार्ट्स, है ना, स्पेयर पार्ट्स, एंड सर्विसेज, और सर्विसेज के ब्रैकेट में लिख लो लेबर लिख लो। वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर शोन सेपरेटली। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर आप कभी गाड़ी का सर्विस कराने गए हो, आई थिंक कभी तो गए होंगे भाई, इट मे बी 2 व्हीलर, इट मे बी 4 व्हीलर, तो वहां क्या होता है कंपनी में, आपको बिलिंग देते हैं वो लोग, और बिल में वो गुड्स भी शो करते हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स लगे हैं उसमें,
और जो लेबर लगी है डियर, उस लेबर का अमाउंट भी उसमें मेंशन्ड होता है, और वो बिल में सेपरेटली मेंशन्ड होता है, गुड्स इतने का, लेबर इतने की। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको कंपोजिट सप्लाई बोलोगे? नहीं दोस्तों, जब सब चीजें सेपरेटली शो हो रही है तो आप उसको कंपोजिट सप्लाई नहीं बोल सकते। तो सर फिर उस पर जीएसटी कैसे लगेगा? अकॉर्डिंग टू द सेपरेट रेट्स। जो रेट बिल में शो है, जो अमाउंट बिल में शो है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो आप यहां पर फटाफट से एक चीज नोट कर लो। सो गुड्स एंड सर्विसेज would be liable to tax at the rates as applicable to such goods and services separately। तो वहां डियर कंपोजिट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बिकॉज वहां पर एवरीथिंग इज टोटली मेंशन्ड। सर अगर मान लो कोई चलाकर फिर भी एक ही बिल बना दे और बताए नहीं कि गुड्स कितने का और सर्विसेज कितने की, तो भी दोस्तों इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड। यू कैनॉट से इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज अनदर कॉन्सेप्ट, इट इज मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई मतलब आर्टिफिशियल बंडल, जो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं। प्लीज कीप पेशेंस, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जहां रेट अलग अलग है, जहां प्राइस अलग अलग है, बिल में एवरीथिंग इज सेपरेटली शो, आप उसको सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सीबीआईसी सर्कुलर, इट इज अ क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द सीबीआईसी, यू शुड नो, राइट डाउन प्लीज। printing of books or pamphlets, printing of books or pamphlets, इसमें लिखेंगे only content is supplied by the publisher, content is supplied by the publisher while the physical input, physical जो input होता है, physical inputs including paper belong to the printer। दोस्तों यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बंदा प्रिंटिंग का काम करता है, बुक्स प्रिंट करना, पैम्पलेट्स प्रिंट करना, कोई भी चीज प्रिंट करना उसका मेन काम है, प्रिंटिंग उसका मेन काम है दोस्तों। अब हुआ क्या, आपने उसको कंटेंट दिया, क्योंकि कंटेंट तो आप ही दोगे, व्हाट शुड बी प्रिंटेड, है ना, आपने कंटेंट दिया डियर। द पर्सन इज ओनली गिविंग प्रिंटिंग वर्क, वो आपको प्रिंटिंग वर्क करके देगा। अब आपने उसको ये बोला यार एक काम कर, प्रिंटिंग तो तू करके देगा, पेपर भी तू अपने आप यूज कर ले, अपने आप मार्केट से परचेज कर ला। तो दोस्तों वो जब आपसे प्राइस चार्ज करेगा तो वो क्या आपसे प्रिंटिंग का ही पैसा लेगा या उसमें वो पेपर का भी पैसा लेगा? सर पेपर का भी पैसा लेगा, मटेरियल का भी पैसा लेगा। अच्छा, वो आपको कंप्लीट बुक बना के देगा। सपोज एक बुक उसने 100 रुपए का बना के दिया, 1000 बुक है, 1 लाख रुपया लिया उसने। अब हम इसको क्या माने दोस्तों? हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोले, हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोले, हम इसको क्या बोले? और इट इज अ मार्केट प्रैक्टिस। बहुत सारे प्रिंटर डियर ऐसा करते हैं, उनका मेन काम प्रिंटिंग का होता है, वो एनवलप प्रिंट करते हैं, वो विजिटिंग कार्ड प्रिंट करते हैं, लेकिन आपने उसको कहा भाई मटेरियल भी तुम ही लेके आओगे, कंटेंट मैं दे दूंगा, लेकिन दोस्तों उसका मेन काम तो प्रिंटिंग है ना। तो सीबीआईसी के सर्कुलर में क्लियरली मेंशन्ड किया गया कि इट इज कॉल्ड
सप्लाई ऑफ सर्विस। सीबीआईसी ने कहा कि साहब आप इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो, क्योंकि उसका मेन काम दोस्तों प्रिंटिंग है, चाहे वो उसमें मटेरियल भी यूज कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट क्या है? प्रिंटिंग। सो प्रिंटिंग इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों यहीं पर इसी सेकंड एग्जांपल में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक तो ये स्टार हो गया, एक सेकंड स्टार लगाओ। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीबीआईसी सर्कुलर। सपोज सप्लाई ऑफ printed envelopes, letter cards, printed box by the printer using its physical inputs including paper to print logo supplied by recipient। देखो दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है डियर, हम गिफ्ट शॉप पर जाते हैं, समझना आप मेरी बात को, और हम गिफ्ट शॉप वाले से कहते हैं भाई जरा गिफ्ट दिखाओ, फरवरी का महीना आ गया। आपको पता है डियर, देश में जब फरवरी का महीना आता है तो गिफ्ट लेने और देने का काम बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर होता है। एक वीक आता है जिसको बहुत स्पेशल वीक बोलते हैं, और उसमें एक 14 फरवरी डेट आती है जिस पर नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है। गिफ्ट दिए भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं। अब आप जब गिफ्ट शॉप पर गए तो आपको एक मग पसंद आया, आपको कोई बैग पसंद आया, आपको कोई मतलब यूनिक मतलब कहते हैं जी कोई चीज पसंद आई। आपने कहा जी ये कुशियन मुझे पसंद आया। आपने कहा भाई जरा इस पर जो है ना प्रिंट करके दे दे, नाम प्रिंट करके दे दे, फोटो प्रिंट करके दे दे। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, वो जो दुकान वाला आपको प्रिंटिंग करके देगा, क्या उसका मेन काम प्रिंटिंग करना है या उसका मेन काम तो उस प्रोडक्ट को बेचना है? सर उसका मेन काम तो प्रोडक्ट को बेचना है। तो दोस्तों लॉ ने बोला ये है तो कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि उसमें आपने उससे अपना नाम प्रिंट करवाया है, लेकिन दोस्तों उसका मेन काम गुड्स बेचना है, तो आप उसको क्या बोलोगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने जो एग्जाम्पल आपको नोट करवाया, इसमें जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने किसी प्रिंटर से कहा भाई जरा एनवेलप प्रिंट करके दे दे। अच्छा उसका मेन काम एनवेलप बेचना था डियर, लेटर कार्ड बेचना था, प्रिंटेड बॉक्स बेचना था, लेकिन मैंने कहा यार मैं प्रिंटिंग कहां कराऊंगा, ऐसे करो प्रिंटिंग भी तुम ही करा के दे दो। तो दोस्तों वो मेरे से बुक के पैसे भी लेगा, वो मेरे से एनवेलप के पैसे भी लेगा, लेकिन जो प्रिंटिंग हुई है उसका पैसा भी इंक्लूड होगा। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपको प्रिंसिपल सप्लाई क्या लगती है? सर यहां प्रिंसिपल सप्लाई एज पर सीबीआईसी सर्कुलर, दोस्तों आपको यहां लिखना पड़ेगा इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। हमको जो भी लोगो प्रिंट कराना है वो तो हम ही देंगे, लेकिन वो हमें प्रिंट करके देगा, लेकिन उसका मेन काम प्रिंटिंग नहीं है, उसका मेन काम प्रोडक्ट को बेचना है। तो प्रिंसिपल सप्लाई वहां पर क्या होगी दोस्तों? प्रिंसिपल सप्लाई है सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आपको जो गुड्स वाली जीएसटी रेट है वो लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों प्रिंटिंग के काम में सीबीआईसी ने बहुत स्मार्ट तरीके से सर्कुलर निकाला और बोला कि भाई देखना पड़ेगा मेन काम प्रिंटिंग का है या प्रोडक्ट बेचना है। अगर प्रोडक्ट बेचना है तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो, और मेन काम अगर प्रिंटिंग करना है तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को यहां पर समझ पा रहे होंगे। यस सर। चलिए दोस्तों यहां पर सीबीआईसी ने एक और सर्कुलर निकाला है, वो सर्कुलर भी आपको यहां पर नोट कर लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर, प्रोसेस ऑफ रीट रीडिंग। दोस्तों एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा अगर आज की क्लास में टाइम बचा तो, वरना नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और मैं बताऊंगा डियर आईसीएआई को कैसा प्रेजेंटेशन चाहिए, पेपर में कैसे लिखना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो आप। प्रोसेस ऑफ रीट रीडिंग, सर ये रीट रीडिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रीट रीडिंग क्या होता है?
दोस्तों प्रोसेस ऑफ रीट्रीडिंग क्या है ये भी मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। प्रोसेस ऑफ रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स। यस दोस्तों, जितने भी टायर्स होते हैं जो पुराने टायर हो जाते हैं, ओल्ड टायर्स, जैसे ट्रक होते हैं, बड़ी बसेस होती हैं, है ना, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, छोटे मोटे व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा, वहां पर टायर भी बड़े बड़े होते हैं डियर। और उन टायर्स को आप जब यूज करते हो तो जब बाय द टाइम ऑफ यूजिंग द टायर्स, वो जो टायर हैं डियर, उनका एक तरह से आप ये समझ लो, उनके जो ऊपर रबड़ का जो एक लेयर होता है ना, वो थिक होता जाता है, लेकिन वो टायर पूरा खराब नहीं होता है। आप उस ओल्ड टायर को रीट्रीडिंग करवा सकते हो। रीट्रीडिंग का मतलब टायर वही है, टायर बड़े महंगे आते हैं डियर, बस के, कार के, तो उस टायर के ऊपर एक रबड़ की लेयर पेस्ट की जाती है, जिसको रीट्रीडिंग बोलते हैं। तो पुराना टायर भी नया जैसा हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आप टायर लेकर किसी रीट्रीडिंग वाले के पास गए, आपने उसको अपना पुराना टायर, ओल्ड टायर दे दिया और आपने कहा भाई जरा इसका रीट्रीडिंग करके दे दे। अब रीट्रीडिंग में वो आपको रीट्रीडिंग की सर्विस देगा, लेकिन कुछ मटेरियल यूज होगा भाई, कुछ रबड़ की परत चढ़ेगी, मटेरियल भी यूज होगा। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताओ, आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या आप उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे? सर हम उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि दोस्तों टायर आपका था, आपने उसको दिया, उसने उसको नया करके दिया। मैं मानता हूं डियर कि जब वो रीट्रेडिंग करेगा तो उसमें मटेरियल भी यूज होगा, लेकिन डियर उसका मेन काम मटेरियल बेचना नहीं है, उसका मेन काम दोस्तों सर्विस को देना है। समझिए मेरी बात को, उसका मेन काम सर्विस को देना है। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हाँ सर हम आपकी बात को समझ गए, यस। लेकिन दोस्तों बट व्हेन सप्लाई ऑफ रीट्रीटेड टायर्स, दोस्तों एक आदमी ऐसा है जो पुराने टायर परचेज कर लेता है और फिर उनकी रीट्रीडिंग करता है और फिर उन टायर को नया जैसा बनाकर सेल करता है। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आप उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे या गुड्स बोलोगे? और आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले वाले एग्जाम्पल में डियर टायर बिलोंग्स टू यू और आपने उसको ठीक करवाया। इट मे बी पॉसिबल कि उसमें थोड़ा बहुत मटेरियल यूज हुआ होगा, लेकिन उससे अपन ने क्या बोला? सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में जहां उस बंदे ने पुराने टायर, ओल्ड टायर परचेज किए और परचेज करने के बाद उनको नया जैसा बनाया और फिर वो पूरे टायर को सेल कर रहा है, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, जबकि उसमें उसकी लेबर भी इंक्लूड है। तो आई थिंक दोस्तों आपको कंपोजिट सप्लाई वाली बात प्रॉपर समझ में आई होगी, और आई थिंक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट डियर यहां पर क्लियर हो गया होगा। यस सर। दोस्तों इसके बाद जब आप कंपोजिट सप्लाई को पढ़ लेते हो तो जो अनदर कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है उसको हम बोलते हैं मिक्स सप्लाई। अच्छा दोस्तों, जब कोई चीज पैकेज फॉर्म में दी जा रही हो और आपको पढ़ने से ऐसा लगे कि इट इज नॉट कंपोजिट, इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, तो आप समझ जाया करो इट इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई। फिर आप उसको दोस्तों मिक्स सप्लाई बोला करो। अगर वो कंपोजिट नहीं है तो वो कौन सी सप्लाई है दोस्तों? वो मिक्स सप्लाई है। अगर कोई चीज कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो फिर माय डियर फ्रेंड्स वो मिक्स सप्लाई है। और मिक्स सप्लाई का मतलब होता है नॉट नेचुरली बंडल्ड, नॉट नेचुरली बंडल्ड। अच्छा, मैं इसे अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं आर्टिफिशियल बंडल। आप चाहे आर्टिफिशियल बंडल नोट मत करना, मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूं डियर, मैं इसको बोलता हूं आर्टिफिशियल बंडल। मतलब जो चीज नेचुरल नहीं है वो आर्टिफिशियल है। बहुत बार लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए पैकेज फॉर्म में बेचते हैं, दिस इज अ सेल प्रमोशन टेक्निक ऑल्सो। लेकिन दोस्तों जब वो चीजें हमारे सामने आती हैं
तो मैं कंफर्म कह सकता हूं डियर कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट इज नॉट नेचुरल बंडल, देन यू कैन से इट इज आर्टिफिशियल बंडल। और आर्टिफिशियल बंडल को हम लॉ की लैंग्वेज में मिक्स सप्लाई बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, मिक्स सप्लाई अगर हमारे सामने आएगी जहां पर बंडल तो हमें नजर आएगा लेकिन वो नेचुरल नहीं होगा, तो हम उस पर जीएसटी कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले डियर आप नोट कर लो कि इसका ट्रीटमेंट करना क्या है। लिखो, कंप्राइजिंग ऑफ 2 or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax। तो आप यहां हाईएस्ट रेट्स को हाईलाइटेड कर लो। दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बात समझाता हूं। जब कोई भी सप्लाई दी जाएगी और उसमें बहुत सारे सप्लाईज के एलिमेंट होंगे और अगर वो आपको नेचुरल नहीं लगती है एंड देयर आर अ सिंगल प्राइस, तो आप क्या करोगे? उसमें जितनी भी सप्लाई के एलिमेंट आपको नजर आते हैं डिफरेंट, वेदर गुड्स और वेदर सर्विस, उसमें आप ये देखना दोस्तों कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी कौन सी है, और वो जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी होगी वही पूरे पैकेज पर लगेगी। आपने डिपार्टमेंट को बंडल बनाया, डिपार्टमेंट आपको बंडल बनाएगा। दोस्तों मैं एग्जांपल से समझाता हूं बात क्या है। एग्जांपल जरूर नोट करिएगा, मिक्स सप्लाई के एग्जांपल से आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ लोगे। दोस्तों एग्जांपल में आप पहला एग्जांपल यहां पर नोट करेंगे, सप्लाई ऑफ a package consisting of canned food, जो डिब्बा वाला खाना आता है, canned food, sweets, chocolate, cakes, dry fruits, एरिडेटेड ड्रिंक्स, थम्सअप हो गया, ड्यू हो गया, एंड फ्रूट जूसेस, एंड इट इज अ सिंगल प्राइस, है ना, इट इज अ सिंगल प्राइस। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। अगर सिंगल प्राइस है तब तो लिख लो मिक्स सप्लाई, और अगर डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट प्राइजेस है, it shall not be mixed supply, if items are supplied separately। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई बेकरी शॉप पर जाते हैं
या कोई स्वीट्स की शॉप पर जाते हैं, वहां पर क्या होता है, वो एक पूरा बास्केट बनाता है, आपने देखा होगा कई जगह। उसके अंदर फ्रूट जूसेस भी होते हैं, चॉकलेट्स भी होती है, ड्रिंक्स भी होते हैं, स्वीट्स भी होती है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, केक भी होते हैं, पूरा एक पैकेट होता है 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का। दोस्तों अगर उसको सपोज सिंगल प्राइस कर दिया, आपको लगता है डियर कि ये कोई नेचुरल बंडल है? ये आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक फेस्टिवल ऑफर लेकर आए हो, इट इज अ सिंगल प्राइस। लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल या ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो हम इसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में हम जब जीएसटी लगाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? हाईएस्ट रेट। अब सपोज करो कैंड फूड पर रेट है 10%, स्वीट्स पर है 18%, चॉकलेट पर है सपोज करो 18%, राइट। और सपोज करो फ्रूट जूसेस पर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 0% है। तो दोस्तों यहां पर जो जीएसटी लगेगा वो हाईएस्ट रेट से लगेगा। पूरे 5,000 का अगर ये बंडल है तो आपको पूरे 5,000 पर 18% देना पड़ेगा। मतलब आपको उस प्रोडक्ट पर भी 18% देना पड़ेगा जहां पर रेट 0 है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जब आप मिक्स सप्लाई करते हो, जब आप सिंगल प्राइस में बंडल बनाते हो, और अगर वो नेचुरल नहीं होता है, तो लॉ ने बोला हम अब प्रिंसिपल सप्लाई को नहीं देखेंगे, अब हम हाईएस्ट रेट को देखेंगे और हम आपको बंडल बनाएंगे, राइट। लेकिन अगर दोस्तों ये सभी चीजें आप, है ना, सेपरेटली सप्लाई कर सकते हो, कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली एंड इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर, जब तो ये हो गई सिंगल। लेकिन अगर आप इनको सेपरेटली सप्लाई कर सकते हो, आप इनकी अलग अलग प्राइस रख सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फिर ये मिक्स नहीं है, फिर तो जो जिसकी प्राइस है वो रेट लगेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये बात समझ में आई होगी। मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूं मिक्स सप्लाई का, वन मोर एग्जाम्पल, फिर हम क्लास को फ्री करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर। अब शॉपकीपर क्या करता है दोस्तों? सेलिंग स्टोरेज वाटर बोटल्स। वो क्या करता है दोस्तों? वाटर बोतल सेल करता है अलोंग विद रेफ्रिजरेटर। मतलब रेफ्रिजरेटर के साथ वाटर बोतल को सेल करता है ना दोस्तों। रेफ्रिजरेटर जो होता है कैन इजीली बी प्राइस एंड सोल्ड independently, so it is not naturally bundled, so it is called mix supply। so mix supply का मतलब होता है हायर रेट। दोस्तों एक दुकानदार वाटर बोतल बेचता है और साथ में रेफ्रिजरेटर बेचता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप दोनों चीजें साथ में बेचकर सिंगल प्राइस ले रहे हो तो यार ये नेचुरल बंडल थोड़ी है, ये तो मिक्स सप्लाई है। आप रेफ्रिजरेटर को अलग से बेच सकते हो भाई, तो इसको मिक्स सप्लाई माना जाएगा। और जो हाईएस्ट रेट होगी बॉटल और रेफ्रिजरेटर में से, जो हाईएस्ट रेट होगी वो पूरे पैकेज पर लगेगी। तो आप मेरी बात को समझो कि जो चीज सेपरेटली बिक सकती है फिर भी आप उसको चलाकर बंडल बनाते हो, तो दैट इज आर्टिफिशियल बंडल, दैट इज मिक्स सप्लाई, दैट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, दैट इज नॉट कंपोजिट सप्लाई। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स सप्लाई? हाईएस्ट रेट वुड बी एप्लीकेबल। बट जब क्वेश्चन में आपको कंपोजिट सप्लाई दिखेगी, जब आपको नेचुरल बंडल दिखेगा, जब आपको ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस दिखेगा, जैसे होटल वाला डियर जब आपको होटल किराए पर देता है तो उसके अंदर खाना भी देता है, उसमें लॉन्ड्री की सर्विस भी देता है ना, उसमें ब्रेकफास्ट देता है वो आपको सुबह। डियर ये प्रैक्टिस है होटल इंडस्ट्री का। तो क्या आप होटल में रुकने इसलिए जाते हो कि सुबह नाश्ता मिलेगा? नहीं, इट इज नेचुरल बंडल, इट इज कंपोजिट सप्लाई। तो होटल स्टे का रेट लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का बेस बनाना पड़ेगा। जब आप टीवी खरीदने जाते हो वारंटी मिलेगी, इट इज कंपोजिट सप्लाई। लेकिन अगर आप फ्रिज खरीदने जाते हो बॉटल साथ में बेच रहा है, भाई ये कौन सी कंपोजिट सप्लाई है?
ये मिक्स है, यहां हाईएस्ट रेट का प्रिंसिपल लगेगा। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और एक्सपेक्ट करता हूं डियर क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर जरूर कर दो। और लास्ट में जाते जाते आज कुछ नई बात कहना चाहूंगा डियर, पुरानी बात सुन सुन के आप बोर हो गए होंगे, आज कुछ नई बात कहना चाहूंगा। अगर विश्वास ईश्वर पर है, अगर विश्वास ईश्वर पर है तो आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है। आपको वही मिलेगा दोस्तों जो आपकी किस्मत में लिखा है। लेकिन अगर विश्वास खुद पर है, खुद पर, तो ईश्वर भी आपकी किस्मत वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। ईश्वर भी आपकी किस्मत वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। तो दोस्तों आपको चाहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको अपने खून में उबाल लाना पड़ेगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू माई डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आज अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी क्लासेस। थैंक यू सो मच।